साथियों, मैं अभिषेक रावत स्वागत करता हूं आपका वेदांत अकेडमी इंदौर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था वैक्सीन सीरीज में साइंस को लेकर। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है आपका, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उनका मुड़ना क्या कहलाता है। मैं आपको इसके पिछले वाले लेक्चर में शायद बता दिया है मैंने कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में करता है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, और उस विचलित होने को ही यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहा गया है मुड़ना। मुड़ना का अर्थ क्या होता है? अपने मार्ग से आप सीधे जा रहे हो, मुड़ रहे हो ना, तो मार्ग से क्या हो रहे हो? विचलित हो रहे हो। चाहे इस साइड मुड़िए चाहे इस साइड मुड़िए, किसी भी दिशा में मुड़िए, मार्ग से विचलित होना ही है यदि आपने मुड़ना है तो वही तो बोला गया। लेकिन मैंने क्या बोला था कि यदि प्रकाश से को मुड़ना है तो उसके लिए माध्यम पारदर्शी होना चाहिए। मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था कि जैसे प्रकाश की किरण आ रही है ना, आने के पश्चात आपके घर में जो कांच की खिड़की लगी हुई है उससे टकराती है, तो प्रकाश कांच से होकर के अब दोबारा से आपके घर में नहीं आता है। तो प्रकाश वायुमंडल से कहाँ आया, मतलब वायु से काय में गया, कांच में गया। तो जब वो कांच में गया तो उसने अपना मार्ग बदला है। अब कैसे बदला मैं आपको बता दूंगा, है ना। फिर कांच से किस में आया, वायु में आया, फिर उसने अपना मार्ग बदला है। तो ओवरऑल उसने क्या कहा है, मुड़ा है। और इस घटना को मैंने क्या बोला था, अपवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। मैंने इधर पर डाली थी एक प्रकाश की किरण, ये डाली व्हाइट लाइट। तो मैंने जब इस प्रकाश की किरण को डाला तो ये एक्चुअली में सीधी डलनी चाहिए। देखो ये रहा आपका विलंब, ये रहा आपका पारदर्शी माध्यम, ये अविलंब भी कैसा बन गया। और ये डाली मैंने प्रकाश किरण, ये डाली है ना। और इधर पर ले लिया मैंने वायु, और ये क्या है आपका नीचे कांच। तो मैंने क्या बोला, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, चूंकि ऊपर जो वायु है आपकी कैसी है, कांच से तो विरल है, इसलिए कौन सा माध्यम हो गया, विरल माध्यम। और कांच कौन सा माध्यम हो गया, सघन माध्यम, डेंस मीडियम। और ये हो गया रेयर मीडियम। तो जब आपतित किरण विरल माध्यम से, विरल माध्यम क्या है आपका वायु, और सघन माध्यम क्या है आपका कांच, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आती है तो यह अविलंब की ओर झुक जाती है। मैंने ये आपको कल बताया हुआ है, अविलंब की ओर झुक जाती है। अब यदि मैं आपसे कहूँ कि पहला माध्यम क्या हो, कांच हो, इधर पर बना देता हूँ। ये इधर पर मैंने ले लिया पहला माध्यम क्या, कांच, और दूसरा ले लिया वायु। तो आपको मालूम है कांच कैसा है, वायु से सघन है, और वायु कैसा है, विरल है कांच की अपेक्षा। अब मैं आपतित किरण करूंगा, ये अविलंब हो गया आपका। मैंने इधर से किरण को आपतित किया तो हो गया आपतित किरण। अब जब आपतित किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो यह अविलंब से दूर हट जाती है, ये अविलंब से दूर हट गई है ना, और इसके उल्टे में वो पास आ जाती है, तो ओवरऑल अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है। और इस घटना को मैंने क्या बोला था, प्रकाश का अपवर्तन। अब इधर पर दो बातें सामने निकल कर आती हैं अपवर्तन की घटना में। यदि इस डायग्राम को देखते हो, प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, क्या बोला मैंने, सघन डेंस टू रेयर मीडियम में जाती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित तो होती है, साथ ही वह अविलंब से दूर हट जाती है ना। भीड़ में आप फैल कर चलते हो, है ना, खाली रास्ता मिल जाए आप अच्छी गाड़ी लहरा के चलते हो, और यहीं आपको ट्रैफिक मिल जाए, फिर आप है ना सिकुड़ कर चलते हो, सघन माध्यम में चलते हो, चिपक कर चलते हो। तो जब सघन माध्यम में जाएगी गाड़ी, है ना, तो आप झुकोगे और विरल माध्यम में फैल कर चलोगे, दूर होके चलोगे, ऐसे याद करके रखना है। तो फिर अब मैंने क्या बोला, सघन से विरल में जाती है तो दूर हट जाती है, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है यदि प्रकाश की किरण तो अविलंब के पास आ जाती है। और इस घटना को मैंने क्या बोला, अपवर्तन बोला, और यही क्वेश्चन में पूछा गया है, तो अपवर्तन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, घर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ना, गलत कथन बताना है। देखो पहला ऑप्शन दिया है, यह सतहों पर अनियमितताओं के अंतः बंधन के कारण होता है। ठीक है, देखो घर्षण कब लगता है, जब दो सतहों में अनियमितताएं हैं, एक जैसी नहीं है, तभी तो घर्षण लगेगा। अब इसमें खाली इसमें बताओ, इधर पर घर्षण कहाँ से लगा, नहीं लगाना। अब मेरी जो त्वचा है और इसकी जो सरफेस है, इसके मध्य घर्षण लग रहा है, दो सतहों के मध्य हमेशा घर्षण लगता है। एक बात ध्यान रख लो, घर्षण के बिना सब कुछ, घर्षण यदि नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। घर्षण नहीं है तो आप चल नहीं पाओगे, आप घूम नहीं पाओगे,
है ना, फिसलोगे, कुछ कर ही नहीं पाओगे विथआउट घर्षण। विथआउट फ्रिक्शन नथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी संभव नहीं है, बट फ्रिक्शन के कारण सब कुछ संभव है। और यह लगेगा अनियमितताओं के कारण, है ना, जब दो चीज़ें बराबर नहीं होगी, एक चीज़ में तो लगेगा नहीं। अब ये नियमित चीज़ हो गई, एक जैसी हो गई, तो इसमें तो खाली लगने वाला नहीं। अनियमित चीज़ ए और ए, अनियमित चीज़, इसमें घर्षण काम करेगा। तो वही क्वेश्चन में बोला गया। तो ये तो सही कथन है। कौन सा कथन गलत है चुनना है, ये तो सही है, ठीक है, ये गलत तो है नहीं। ये सतहों के बीच आसंजन बल के कारण होता है। अब ये आसंजन बल क्या है, ये आसंजन बल क्या है, देखो मैं आपको डायग्राम लेके बताता हूँ, है ना। इधर पर मैंने ली है एक बाल्टी, क्या ली है, बाल्टी, और ये बाल्टी काय की है, ले लो, मान लो स्टील की है ना, काय की है, स्टील की है। और इस बाल्टी में मैंने भरा है किसको, पानी को। ये मैंने डाल दिया किसको, पानी को, है ना, ये आपका पानी। तो बताइए पानी के अणुओं के मध्य, मैंने क्या बोला, पानी के अणुओं के मध्य एक बल लगता है। ये एक मॉलिक्यूल है पानी का, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इनके अणुओं के मध्य एक बल लगता है। और बाल्टी मतलब स्टील के अणुओं से मिलकर बनी है, तो स्टील के अणुओं के मध्य भी एक बल लगेगा। स्टील के अणुओं के मध्य बोला मैंने, है ना, पानी पानी के अणुओं के मध्य, स्टील स्टील अणुओं के मध्य, मतलब मीडियम कैसा है, एक जैसा है। तो एक जैसे मीडियम में या एक जैसे पदार्थ की प्रकृति में लगने वाले बल को क्या कहते हैं, ससंजन बल। क्या कहते हैं, ससंजन बल। एक ही अणुओं के मध्य, एक ही अणुओं के मध्य। अब बताइए पानी आपका स्टील में रखा हुआ है, तो पानी के मॉलिक्यूल अलग हो गए और स्टील के मॉलिक्यूल अलग हो गए। स्टील के अणु अलग हैं और पानी के अणु अलग हैं। तो दो अलग अलग अणुओं के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है, आसंजक बल। तो यही तो बोला, दो सतहों के बीच आसंजन बल के कारण होता है। मैं लिख रहा हूँ, है ना, मैंने लिखा इस डिजिटल बोर्ड पर। तो डिजिटल बोर्ड की सतह, इसकी सरफेस और इस मार्कर की सरफेस के मध्य भी तो घर्षण बल लग रहा है। और इसके अलग अणु हैं और इसके अलग अणु हैं, और अलग अलग अणुओं के मध्य लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, आसंजन बल। तो आसंजन बल के कारण ही तो घर्षण लग रहा है, और चूंकि घर्षण के कारण ही तो लिख पाते हो आप। घर्षण नहीं है तो कुछ संभव ही नहीं है इधर लिखना। और तीसरा है, यह एक आवश्यक अनिष्ट है, बिल्कुल है, आप अपनी इच्छा के अनुसार इसको रोक नहीं सकते, ये तो होना ही है, नहीं तो कुछ नहीं है। फिर अनिष्ट कर्त होता है जो आपके बस में ना हो, ये है अनिष्ट, सीधी सीधी बात है। यह ऊर्जा का अपव्यय नहीं करता, इसमें ऊर्जा का व्यय भी अपव्यय कर्त होता है, मतलब खर्च नहीं होती। ऊर्जा खर्च होती है, ऐसे कैसे नहीं होती, आप ऐसे रगड़ के देखो, खर्च होती है ऊर्जा। तो ये गलत हो जाएगा आपका, और गलत ही तो चुनना है, तो अर्थात आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का। क्वेश्चन नंबर तीसरा, पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निम्न सतह क्या करती है। पहला दे दिया उपयुक्त सभी, तो पहला तो ऑप्शन देखो ही मत, पहले तीन को पढ़ लो फिर उपयुक्त सभी पे जाना। बी नंबर दिया गया है, सिर्फ जल मात्रा को नियमित करती है। सीधी सीधी बात है, जो आपकी कोशिकाओं की ऊपरी परत होती है जल की मात्रा को मेंटेन कर रखती है, नियमित कर रखती है। आंतरिक भागों को देखो, त्वचा क्या करती है, अपने आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करती है। वैसे कोशिका भी पौधों में आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करती है, या ऊपरी सतह होती है जो कोशिका की, कोशिका के अंदर जो अंग उपस्थित है माइटोकॉन्ड्रिया गाल्जिका, इनको सुरक्षा देती है क्योंकि वह उसकी ऊपरी लेयर है। तो आंतरिक भागों को सुरक्षा भी प्रदान करती है और गैसों का विनिमय भी होता है एक स्थान से दूसरे स्थान। सिलेक्टेड मेम्ब्रेन बोलते हैं ना इनको, क्या बोलते हैं, चयनात्मक झिल्ली, क्योंकि यह पोषक पदार्थों का चयन करती है, गैसेस हो लिक्विड उनको अंदर आने देती है और बाहर भी जाने देती है, तो विनिमय भी करती है गैसों का। तो इस हिसाब से मेरे आंसर क्या होना चाहिए, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है, क्या होता है जब विपरीत आवेश एक साथ आते हैं। सीधी सीधी बात है, क्या होता है जब विपरीत आवेश एक साथ आते हैं, हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है आपका, लिख गया है ना, तो इसको समझ लेना, पीले कलर में लिख गया। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। एक बात तो सीधी सी, जब विपरीत आवेश आते हैं, अपोजिट चार्ज आते हैं, एक दूसरे में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, छोटी क्लास में बता दिया जाता है आपको, तीसरी चौथी के बच्चों से भी आता है ये तो, कि आकर्षण कब उत्पन्न होता है, जब विपरीत चार्ज अपोजिट चार्ज आपस में आते तो अट्रैक्शन होता है, सेम चार्ज आते हैं तो रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है। छोटा सा क्वेश्चन है, आंसर कर दो, हम इससे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, एक पदार्थ का प्रज्वलन ताप होता है,
ए नंबर है, इसने ए नंबर को पीली से लिख दिया क्या आगे। ए नंबर है उस पदार्थ के दहन पर उत्पन्न उच्चतम ताप। देखो एक पदार्थ का प्रज्वलन ताप क्या होगा, जैसे मेरे को एक पन्नी दे दी गई, मेरे को उस पन्नी को जलाना है, प्लास्टिक को मेरे को जलाना है, तो मैंने उसमें आगी लगाई है ना। पहले तो आगी जहाँ पर लगी हुई है मैं उसको पास लेकर गया, अभी नहीं जल रही है, फिर और पास लेकर गया, फिर अभी भी नहीं जल रही है, और पास लेकर गया, अब मेरी पन्नी जलने लग गई है ना। तो मैंने एक उसको न्यूनतम ताप दिया ना, उस न्यूनतम ताप पर उसने जलना स्टार्ट किया, और वही तो प्रज्वलन कहलाता है। जलना ही क्या कहलाता है आपका, प्रज्वलन। तो वह आवश्यक न्यूनतम ताप जिस पर कोई वस्तु जलने लगे वह प्रज्वलन ताप कहलाता है ना। कोई एक तो न्यूनतम टेम्परेचर होगा जिस पर जलने लगेगी। अधिकतम तो कुछ भी हो सकता, अधिकतम तो सूर्य के पास भी ले जाओ, लेकिन न्यूनतम ताप तो होगा ना जिसके कारण वो जलेगी। तो यही इसका आंसर होगा। पदार्थ का एक प्रज्वलन ताप होता है कि न्यूनतम ताप, एक उस पदार्थ के दहन के लिए आवश्यक न्यूनतम ताप। सी नंबर। कोशिकाओं का आकार में मापा जाता है, किस में मापा जाता है कोशिकाओं के आकार को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन आने की संभावना है। क्वेश्चन आया हुआ है पुलिस कांस्टेबल में भी, CDS में भी पूछा गया एक बार क्वेश्चन। कोशिका के आकार को किस में मापा जाता है। आप कोशिका तो पूरा पढ़ लेते हो, बट उसके आकार को किस में मापा जाता है एक अभी आप ध्यान में नहीं देते हो। तो मैं बता दूं, इसके आकार को माइक्रोन में नापा जाता है। किसमें, माइक्रोन में। परिनलिका कारण चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति में निम्न के वृद्धि द्वारा की जा सकती है। परिनलिका कारण चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति में, परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति में क्या करना है, वृद्धि करना है। तो किसके द्वारा करी जाएगी। देखो जितनी अधिक कुंडली में घुमाव आएंगे ना, उतना अधिक आपका चुंबकीय क्षेत्र, उतना अधिक प्रेरण के कारण, इंडक्शन के कारण आपका चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा, उतना अधिक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा। तो जितना अधिक घुमाव आ गया कुंडली में, उतना अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। प्लास्टिक की छड़ पर लपेट करके परिनलिका में धारा सामर्थ्य में कमी करके, परिनलिका के घुमावों की संख्या में वृद्धि करके, या कमी करके परिनलिका की घुमावों की संख्या में वृद्धि करना है अपने को, है ना। डी नंबर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है, पेशी की विशेषताओं के बेमेल समूह को चिन्हित करें। मतलब जो अपोजिट हो एक दूसरे के, बेमेल मतलब मेल ना हो, जिनका पटती नहीं है, उनका मेल खाते नहीं, उनकी जोड़ी नहीं बन रही है, वो क्या आपका बेमेल है। तो कंकाल पेशी ऐच्छिक पेशी होती है, मैंने आपको बताया हुआ है। कंकाल जो आपकी हड्डी पेशी होती है ऐच्छिक, आप अपनी इच्छा के अनुसार इनको कर सकते हो। और इसमें है ना पट्टी होती है, इसलिए इनको पट्टीदार पेशी भी बोलते हैं। कंकाल पेशी को ऐच्छिक पट्टीदार पेशी कहते हैं। तो पट्टीदार भी होती हैं, ठीक है, अच्छी बात है। चिकनी पेशी कोई पट्टीदार नहीं होती है, तो ये तो मेल हो गया। चिकनी पेशी पट्टीदार नहीं होती, लेकिन चिकनी पेशी ऐच्छिक भी तो नहीं होती हैं, ये पट्टीदार होती हैं। मतलब चिकनी पेशी कैसी होती हैं, बिना पट्टीदार, सीधी सीधी बात है, अच्छी बात है। तो मेल हो गया इनका, बिना पट्टीदार है। और चिकनी पेशी ऐच्छिक नहीं होती हैं, इधर पर ये मेल गलत हो गया, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। मानव में सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइए। ये मैं आपको कई बार बता चुका कोशिका के बारे में, इसके पहले लेक्चर में जो आए हुए हैं उसमें एक आध लेक्चर में मैंने पूरा बताया हुआ है कोशिका से कैसे क्वेश्चन आते हैं। लंबी कोशिका कौन है, छोटी कोशिका कौन है ना, और कौन ऑप्शन में आए तो किसको आंसर करना है, किसको आंसर नहीं करना है, और किसको कब आंसर करना है, किसको कब आंसर नहीं करना है। तो देखना, मैंने बताया मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होती है, तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल। स्पाइरोगारा बहुकोश की शैवाल है, ठीक है, लेकिन आपको एक कोश की शैवाल चुनना है। इधर पर लिखा है एक कोश की शैवाल, क्या है, एक कोश की, एक कोश की शैवाल, एक कोश की शैवाल कौन सा है। स्पाइरोगोरा बहुकोश की शैवाल है, हरी शैवाल के एग्जाम्पल हैं आपके। और एक कोश की शैवाल होता है आपका क्लेमाइडोमोनास, और 3 के 3 होती है आपके बहुकोश की शैवाल। ये आपका क्लेमाइडोमोनास एक कोश की शैवाल होता है। क्वेश्चन नंबर 11वां, प्लास्टिक बहुत उपयोगी है, अच्छा उपयोगी भी होने लगा, और इन दिनों व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। क्योंकि भी देखो प्लास्टिक का उपयोग आप क्यों करते हो, आप पन्नी को क्यों लेते हो, थैली की पन्नी को क्यों नहीं चुनते, क्योंकि आपको पन्नी हल्की लगती है और सस्ती लगती है। थैली की पन्नी है हल्की तो नहीं है, भारी होगी, क्योंकि यदि हल्की होगी पन्ने प्लास्टिक की पन्नी के जैसे फट जाएगी। थैली की पन्नी को भारी बनाना पड़ेगा, तभी तो आप उसमें सामान रख पाओगे, नहीं तो वो फटा जाएगी। लेकिन सस्ती भी तो नहीं है थैली की पन्नी, प्लास्टिक की पन्नी जो है सस्ती भी है।
तो प्लास्टिक सस्ता है और वजन भी कम है, इस कारण उसका उपयोग करते हो। लेकिन अब उपयोग करना बहुत ही हानिकारक हो गया है, प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण बन रहा है। इसको कई सैकड़ों वर्षों तक ख़त्म नहीं किया जा सकता यदि आप आज से ही ख़त्म करना इसको प्रारंभ करें तो। इतना फैल चुका है, इसलिए वज़न में हल्की होती है। वनज लिखा है, चूँकि इधर पर क्या होगा वज़न, वज़न में क्या होती है हल्की होती है और मजबूत भी होती है। क्वेश्चन नंबर 12, हमारे देश में वनों के व्यापक भूभाग खाली कर दिए गए हैं और पौधों की एक प्रजाति की खेती की गई है। यह अभ्यास इसे प्रेरित करता है। हमारे देश में वनों के व्यापक भूभाग खाली कर दिए गए, मतलब वनों की कटाई कर दी गई, जंगल के जंगल काट दिए गए हैं और पौधों की एक प्रजाति की खेती की गई है। मतलब क्षेत्र में एक एकल कृषि की गई है ना, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में एकल कृषि की गई है, जो कि वो क्या है आपके पौधों की प्रजाति की खेती है, अर्थात क्षेत्र में कौन सी एकल कृषि। क्वेश्चन नंबर 13, संरचनाएं जो शरीर में गैसों के विनिमय के पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाती हैं। देखो शरीर में गैसें हैं और गैसों का विनिमय किन संरचनाओं के कारण होता है। देखो फेफड़ों का काम है वायु का आदान प्रदान, इधर उधर वायु से लेना देना छोड़ना, ये किसका काम है फेफड़ों का काम है। लेकिन फेफड़े की यदि मैं बेसिक यूनिट पूछूं, लंग्स की यदि मैं बेसिक यूनिट पूछूं जिससे मिलकर वह बना होता है और वही यूनिट उस फेफड़े में कार्य भी करती है, तो मतलब मेरा कहने का अर्थ है कि फेफड़ों की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, यूनिट क्या है, वो होती है आपकी कुपिका एल्वियोलाई। क्या होती है कुपिका, तो कुपिका ही ये कार्य करती है गैसों का विनिमय। क्या होती है कुपिका। 14वां क्वेश्चन क्या है, पद अर्धपारगम इसके लिए उपयोग किया जाता है। कौन होता है आपका कोशिका झिल्ली अर्धपारगम होती है। इसमें कोई आंसर तो आपको मालूम होना चाहिए कोशिका का, बहुत खानदानी क्वेश्चन होता है कोशिका वाला। एक ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, सीधी सीधी बात है। प्रतिबिंब पढ़े होंगे, आभासी प्रतिबिंब को कभी पर्दे पर प्राप्त किया ही नहीं जा सकता है, कभी नहीं। वर्चुअल आभासी का अर्थ होता है जिसको आप प्राप्त नहीं कर सको, फोटो न ले सको पर्दे पर, इमेज उसकी प्रॉपर आप नहीं ले सकते हो, है ना, आभास होगा आपको, तो आभासी प्रतिबिंब इसका आंसर होता है। आज के लेक्चर्स के आपके क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगले आने वाले लेक्चर्स में और अन्य क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, है ना, उम्मीद है देखते हो आप इसको। जय हिंद, धन्यवाद। आने वाले वीडियो में और अच्छे तरीके से क्वेश्चन को किया जाएगा।